हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। आंसर नंबर 11 है तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, तीनों समांतर क्रम में जुड़े। तो समांतर क्रम में कैसे जुड़े होंगे? ऐसे हम इनको बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस प्रकार से हमने इसे किसी एक सेल से जोड़ देते हैं। और आप चाहें तो बीच में एक कुंजी भी लगा देते हैं। तो यदि सेल से जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमने इसे जोड़ दिया। तो इसमें धारा की दिशा यदि हम इधर की ओर चाह रहे हैं, धारा इधर की ओर बहे, तो ये वाला धन सिरा होगा, ये वाला ऋण सिरा होगा। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे तो धारा इधर की ओर बहेगी। तो मान लेते हैं सेल से जो धारा निकल के जा रही है वो धारा है, मान लेते हैं I। जब ये धारा इस बिंदु पर पहुंचेगी तो चूंकि ये तीन प्रतिरोध हैं, इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध कितना है R3। जब यह सेल से निकलने वाली धारा यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम संधि नियम कहते हैं, वो लागू होगा। अर्थात यह धारा तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। मान लेते हैं इस ब्रांच में जो धारा जा रही है वो है I1, इस ब्रांच में जाने वाली धारा मान लेते हैं I2, और इस ब्रांच में जाने वाली धारा मान लेते हैं I3। तो हम कहते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, मान लेते हैं यह बिंदु है A, यह बिंदु है B। तो लिखते हैं बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या आएगा? I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि संधि पर जाने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग I1, I2, I3 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब मान लेते हैं कि इस सेल का जो विभव है वो मान लेते हैं V है, इसकी जो वोल्टेज है, विभवांतर अप्लाई कर रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, कितना है V। तो यह V का मान समान होगा, पहले प्रतिरोध के लिए भी विभव का मान V होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए भी विभव का मान V होगा, और तीसरे प्रतिरोध के लिए भी विभव का मान V ही होगा। क्योंकि हमने आपको थ्योरी कराते समय बताया था, यदि कोई भी अवयव, चाहे वो आपके कैपेसिटर हो, संधारित्र हो, या फिर प्रतिरोध हो, या यदि समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो समान होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते तो विभव का मान अलग अलग होता है, लेकिन समांतर क्रम में तीनों के एक सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और तीनों का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, इसलिए सब पर विभव का मान बैटरी के विभव V के ही बराबर होगा। तो हम लिखते हैं इस वाले समीकरण में, चूंकि हमारे पास सूत्र है V बराबर होता है IR, मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो यहां से I का मान निकालें, I बराबर क्या होगा V अपॉन R के। तो लिखेंगे अतः I1 बराबर क्या हो जाएगा? I1 बराबर होगा, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो I1 बराबर होगा V अपॉन R1, क्योंकि V अपॉन R है तो ये हो जाएगा V अपॉन R1। इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, और इसी प्रकार I3 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R3 के बराबर हो जाएगा। तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3 और I बराबर है V अपॉन R। तो लिखते हैं I1, I2 तथा I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा मान? यह मान हमारा आ जाएगा, I का मान कितना आ गया? V अपॉन R, तो लिख लिया V अपॉन R बराबर I1 का मान V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 का मान V अपॉन R2 प्लस I3 का मान V अपॉन R3। तीनों में क्या कॉमन है? इधर तो V अपॉन R है और इधर की और V कॉमन है, और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
तो देखिए इस वाले v से ये v कट जाएगा, इस v को जब इधर ले जाएंगे तो हर में जाएगा, तो अंश में भी हर v है, हर में भी v हो जाएगा, तो ये v से v कट जाएगा, तो हमारे पास सूत्र आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यह समांतर क्रम में यदि 3 प्रतिरोध जुड़े हों R1 R2 R2 R1 R2 R3, तो उनके तुल्य प्रतिरोध R का जो सूत्र होगा वह इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का, यह है कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, तो इसका अर्थ है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यदि G है तो G बराबर हमें दे दिया 15 ओम। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, तो किस पे बह रही है ये धारा, क्योंकि यह धारा प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर में, इसलिए लिखेंगे IG 4 मिली एम्पियर, यानी कि 4 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। और इसको हम लिख सकते हैं -3 को ऐसे में ले जाएं तो 0.004 एम्पियर के बराबर होगा। तो IG का मान हमें पता चल गया प्रवाहित होने पर। यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो देखिए जो उच्चतम धारा का मान अमीटर से बहेगा उसको I से प्रदर्शित करेंगे, और I का मान है 6 एम्पियर, क्योंकि इसने दिया है 0 से 6 एम्पियर परास, तो I का मान क्या आ गया 6 एम्पियर। अब इसको यदि अमीटर में बदलना है तो हम जानते हैं अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध, एक शंट लगाते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। तो उसी प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, S ज्ञात करना है, और जहां S क्या है, शंट का प्रतिरोध, जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर उसे अमीटर में बदल सकें। वो हमारे पास शंट क्या है, उसका प्रतिरोध S है। तो हमारे पास फार्मूला होता है शंट बराबर होता है S इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई कैपिटल G अपॉन I माइनस IG के बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, जहां S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है जो कि शंट का प्रतिरोध है। तो वैल्यू रखेंगे S बराबर IG की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, ये हमारी वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात -3, तो लिख लिया 4 गुणा 10 की घात -3 मल्टीप्लाई कैपिटल G का मान 15 ओम, तो ये लिख लिया 15 ओम बटे I का मान कितना है 6 एम्पियर, तो लिख लिया 6 माइनस IG का मान एम्पियर में देखें तो 0.004 एम्पियर है, एम्पियर हटा देंगे। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मान निकल के आता प्रतिरोध का वो 0.01 ओम के बराबर आएगा, अज्ञात प्रतिरोध S। और इसे यदि मिली ओम में लिखें तो लिख सकते हैं 10 मिली ओम, क्योंकि कितने स्थान ले जाएंगे इधर से, 1 2 एक स्थान और ले डालें तो 10 गुणा 10 की घात -3 ओम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 मिली ओम। तो जो शंट लगाएंगे उसका प्रतिरोध 10 मिली ओम के बराबर, सॉरी यहां पर एम्पियर नहीं, यहां पर ओम आएगा, 10 मिली ओम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी दीर्घ परिनलिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो करते हैं इसे। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। कहते हैं दीर्घ परिनलिका, तो हमने एक परिनलिका बनाई यहां पर इस प्रकार से, यह एक परिनलिका है। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वह है L,
और इसमें बहने वाली धारा का मान है आई। माना परिनलिका की लंबाई L है तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। साथ ही हम मान रहे हैं, माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो एकांक लंबाई में फेरे कितने हो गए? n। तो हम कहते हैं, चूंकि हमने जब ये थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि यदि कोई परिनलिका है तो उसकी अक्ष यानी कि ये वाले ठीक बीच वाला स्थान, इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है b का मान, वो b बराबर होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। कहां पर? केंद्र पर। किनारों पर यह मान यहां पर और यहां पर हमने बताया था आधा हो जाता है, लेकिन केंद्र पर मान म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। तो लिखेंगे, चूंकि परिनलिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होगा। हम लिखते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। यदि कुंडली में या परिनलिका में, तो यदि परिनलिका में कुल n फेरे हों, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और कुल फेरे कितना है? कैपिटल N। तो हम लिख सकते हैं या तो स्मॉल n बराबर होगा कैपिटल N और कुल लंबाई कितनी है? L, इसके बराबर होगा। n का यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो मान रख दें तो क्या आ जाएगा? b इजिकल टू म्यू नॉट इंटू एन की जगह क्या आ गया? कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। ये मान लेते हैं समीकरण 2 है। और हमें क्या निकालना है? इस परिनलिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो हम इस बात को जानते हैं, चूंकि परिनलिका किसी कुंडली का, या पहले हम इसी का निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिखते हैं। माना इस परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो चुंबकीय फ्लक्स हमने कितना ले लिया? फाई। तो हम जानते हैं फाई बराबर किसके होता है? बी इंटू ए के। तो समीकरण 2 से बी का मान रख लेते हैं यहां पर। तो लिखते हैं समीकरण 2 से बी का मान रखने पर, तो यह आ जाएगा फाई बराबर, बी का मान कितना है? म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई। म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई, और साथ में क्या हमारा क्या आ गया? ए आ गया। ये म्यू है, आप ध्यान रखना इसे, ये म्यू नॉट है। तो फाई का मान ये आ गया। मान लेते हैं ये है समीकरण 3। अब हम पहले से जानते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो होता है, लिखते हैं, चूंकि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है L इजिकल टू एन इंटू फाई अपॉन आई के बराबर होता है। तो फाई का मान समीकरण 3 से रखते हैं। तो समीकरण 3 से फाई का मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या आ जाएगा? L इजिकल टू एन अपॉन आई, तो ये आ गया, इंटू फाई का मान आ गया म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। तो इस वाले आई से ये वाला आई कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? स्वप्रेरकत्व L बराबर म्यू नॉट, तो ऐसे ही आ गया,
एन की एन में गुणा होगी तो क्या आ गया, एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो यह हमारा क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व का सूत्र आ गया। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। यहां पर क्या है, म्यू नॉट। म्यू नॉट कब है, यदि निर्वात हो, इस जो फेरे हमने लगाए हैं परिनलिका में, इसके भीतर निर्वात हो, यदि इस पर कोई हम पदार्थ भर दें जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो, तो यदि लिखें, यदि म्यू चुंबकशीलता का पदार्थ परिनलिका के मध्य हो तो तब यही वाला फार्मूला L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन, सॉरी म्यू नॉट की जगह आएगा म्यू, या जगह एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए के बराबर होगा। अब ये म्यू हमारा क्या है, उस पदार्थ का चुंबकशीलता है। इसको यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता के पदों में व्यक्त करें तो हम जानते हैं, चूंकि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू जीरो के, तो यहां से म्यू का मान क्या आ जाएगा, म्यू जीरो की इसमें गुणा हो जाएगी, तो हम एल बराबर लिख सकते हैं, म्यू का मान आ जाएगा म्यू जीरो गुणा म्यू आर, तो म्यू जीरो गुणा म्यू आर, साथ में आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो चाहे आप इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए, चाहे इस रूप में लिखिए, यह हमारा क्या है, किसी दीर्घ परिनलिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा पार्ट। इसके अनुसार भंवर धाराएं क्या हैं, इनके दो अनुप्रयोग दीजिए। तो हमारा ये 13 का अथवा पार्ट है। तो देखिए, पहला है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती है, जब किसी, हम कह सकते हैं पदार्थ को, किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित हो रहा हो, ऐसे स्थान पर यदि किसी चालक को रखते हैं तो उस चालक में एक ऐसी धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कि पानी में उत्पन्न होने वाली चक्करधार धाराओं के समान होती है, और ऐसी धाराओं को ही हम क्या नाम देते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। इनको भंवर इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में जिस प्रकार एक भंवर उत्पन्न होता है, तो ठीक उसी प्रकार यह चालक के भीतर यह धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है भंवर की तरह। इसलिए इनको क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। यदि डायग्राम बनाए तो ये इस प्रकार से उत्पन्न होती है, इस प्रकार से उत्पन्न होती चली जाती है भंवर धाराएं, और यह धाराएं बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। तो भंवर धाराएं हमें समझ में आ गया है। अब साथ ही ये पूछ रहा है इनके दो अनुप्रयोग दीजिए, कि इनके दो अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इसका जो अनुप्रयोग होगा वह होता है पहला प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी एक, हम कह सकते हैं कि ऐसा यंत्र है जिसमें कि किसी पदार्थ को जिसे हमें पिघलाना होता है, उस चालक को रख दिया जाता है, किसी मेटल को, और उसके ऊपर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगातार अप्लाई किया जाता है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगने के कारण हमने कहा क्या उत्पन्न हो जाएगी, चालक पर या उस पदार्थ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। और भंवर धाराएं ये इतनी शक्तिशाली है कि थोड़ी देर में वह पदार्थ गर्म होकर के लाल तप्त हो जाता है, और लाल तप्त होने के बाद थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। तो इसके ऊपर जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है वह क्या होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को इस प्रेरण भट्टी में पिघला सकते हैं, उसे सॉलिड फॉर्म से उसे लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला जो इसका हम उपयोग कह सकते हैं दूसरा होता है, उसे कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यानी कि रुद्ध दोलन धारामापी। रुद्ध दोलन धारामापी कह लीजिए या गैल्वेनोमीटर कह लीजिए, इसके रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए जब हम एक धारामापी बनाते हैं तो उसका स्केल ये है, मान लेते हैं ये 0 है और यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, मान लेते हैं ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3। इसका संकेतांक इस प्रकार से रहता है, ऐसे रहता है।
जब हम इस पे धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो धारामापी होता है इसका संकेतांक आगे बढ़ता है। मान लेते हैं धारा 1 एम्पियर की हमने बहाई, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, तो ये संकेतांक यहां आकर के नहीं रुकता, ये इस प्रकार से दोलन करने लग जाता है और बहुत देर तक हिलते 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 अंत में ये काफी देर बाद यहां आकर के रुकता है, जिसके लिए काफी समय लग जाता है। तो इसके इन दोलनों को, इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं, जिसके कारण इसके दोलन समाप्त हो जाते हैं। ये एक झटके में ही यहां पर आकर के रुक जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भंवर धाराओं के जो दो उपयोग हो सकते हैं, वो एक प्रेरण भट्टी, एक रुद्ध दोलन धारामापी भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हमारा है अब आंसर 14। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय का कोई एक कारण लिखिए। पहली बात तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक विशेष घटना जिसे हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण पर आधारित होता है। तो हम कहेंगे किस पर आधारित है यह? अन्योन्य प्रेरण पर आधारित होता है। और इसमें होता क्या है, हमने कहा इसमें दो हमारी कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली P, और एक इसी के समीप में एक दूसरी कुंडली होती है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली। ये हमारी क्या होती है? द्वितीयक कुंडली होती है। और इस प्राथमिक कुंडली में हम क्या लगा लेते हैं? एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा लेते हैं, यानी कि AC स्रोत लगा दिया जाता है। जब AC स्रोत वोल्टेज को बदलता है, इसको हम यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तो जब AC स्रोत पर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये स्रोत, आप चाहें तो इधर आउटपुट भी लिख सकते हैं। जब ये वाले AC स्रोत है तो AC स्रोत क्या होता है? जिसमें AC का अर्थ होता है जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जिसका परिमाण और दिशा लगातार बदल रहे हैं। तो जब इसका परिमाण बदलेगा तो इसके कारण इस कुंडली से बहने वाली धारा में परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं जब कोई कुंडली में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, और यह चुंबकीय क्षेत्र इस बगल वाली द्वितीय कुंडली के साथ बद्ध रहता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होगा उतना ही द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है कि हम उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में इस ट्रांसफार्मर यंत्र की सहायता से यह सब कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, यदि इसकी परिभाषा दें, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित होती है, और इसके द्वारा हम उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं उच्च धारा को निम्न धारा में तथा निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है, आप ध्यान रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राथमिक कुंडली में हम उपयोग करते हैं कम फेरे। कम फेरे यानी कि कुंडली में ये जो तार हमने घुमा रखा है इसे फेरे कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं और इसमें मोटे तार का प्रयोग करते हैं, और जबकि द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे और पतले तार का उपयोग करते हैं। ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। और यदि अपचाई बनाना है, अपचाई, ऊंचाई क्या करता है? निम्न से उच्च में, यानी कि निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करता है, और अपचाई उच्च को निम्न में परिवर्तित करता है। और अपचाई में प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे होंगे और पतले तार के होंगे, और द्वितीय कुंडली में कम फेरे होंगे और मोटे तार के होंगे। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर। अब ये कहता है कि ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय का कोई एक कारण लिखिए।
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय अनेक कारण से होता है। तो यदि हम यहां पर बात करें तो पहला हमारा होता है फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स क्षरण का अर्थ है कि हमने कहा प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वो द्वितीय कुंडली से बद्ध होता है। यदि प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली के साथ बद्ध न हो तो हम कहते हैं यह फ्लक्स का क्षरण हो रहा है, और किसी ना किसी कारण से ऐसा हो जाता है। तो इस फ्लक्स क्षरण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें प्राथमिक कुंडली लेते हैं और उसी कुंडली के ऊपर कोई इंसुलेटर रख करके, कोई ऐसा पदार्थ जो कि कंडक्टिंग ना करे, उसी के ऊपर रख करके द्वितीय कुंडली भी क्या कर दी जाती है, लपेट दी जाती है, जिससे इस तरीके से हम इस फ्लक्स क्षरण को कम कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है, जिससे कहते हैं भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, ये जो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, इनके भीतर एक क्रोड होती है। उस क्रोड के ऊपर क्या करा जाता है, कुंडलियों को लपेटा जाता है। अब यदि कुंडली में धारा परिवर्तन हो रहा है तो धारा परिवर्तन का अर्थ है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित हो रही है और फ्लक्स तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और यदि फ्लक्स तेजी से परिवर्तित होगा तो जो हमने अंदर की ओर एक क्रोड रखी हुई है, कोई एक धातु की मोटी सी पट्टी रखी हुई है, उस पर क्या होगा, लगातार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यानी कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण बहुत सारी ऊर्जा वहां नष्ट हो जाती है और वह हमारी क्रोड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर की जो अंदर की क्रोड होती है वो केवल एक मोटी सी क्रोड नहीं लेते, हम पतली पतली स्लाइसेस, जैसे ब्रेड की पतली पतली स्लाइसेस होती है वैसी मेटल की पतली पतली स्लाइस लेके उसको लैमिनेट करके और तब क्रोड का निर्माण करते हैं, जिससे कि भंवर धाराएं उसके अंदर न्यूनतम बने। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसे कहते हैं शैथिल्य। शैथिल्य, शैथिल्य का अर्थ होता है कि जब हम ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लगातार चुंबकन और विचुंबकन की घटना होती है, जो अंदर का मैग्नेट होता है, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। और इस क्षय को कम करने के लिए हम कम शैथिल्य वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो अंदर की क्रोड बनाई जाती है वो नर्म लोहे की बनाई जाती है, वह स्टील की या हम कह सकते हैं इस्पात की नहीं बनाई जाती, क्योंकि नर्म लोहे का जो शैथिल्य जो होता है वो कम होता है, यानी कि वो कम ऊर्जा खर्च करेगा विचुंबकन और विचुंबकन की होने वाली लगातार घटनाओं में, अपेक्षाकृत किसके, स्टील या इस्पात के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊर्जा का क्षरण होता है, ऊर्जा क्षय होती है, और उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। तो यह है हमारा आंसर नंबर 15। मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली 2 विद्युत चुंबकीय तरंगें हम जानते हैं, पहली हमारी होती है एक्स किरणें और दूसरी हमारी होती है पराबैंगनी किरणें। आप कह सकते हैं दूसरी होती है पराबैंगनी किरणें। इन दोनों किरणों का हम जानते हैं मानव चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। जहां एक्स किरणों का उपयोग हम जानते हैं हड्डियों के ब्रेकेज कहां से टूटी हुई हैं, इन चीजों में किया जाता है, वहीं पराबैंगनी किरणों का तो बहुत इस्तेमाल होता है। अब अगला प्रश्न ये पूछता है कि पहला तो यह मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिख लिए, वो तो हमने नाम बता दिए। अगला कहता है इन तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो हम जानते हैं पराबैंगनी किरण की आवृत्ति एक्स किरण से ज्यादा होती है, तो लिख भी लेते हैं पराबैंगनी किरण की आवृत्ति एक्स किरण से अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम 15वें क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको हम कम शब्दों में भी अपना लिख करके आंसर देके हमारा काम हो सकता है। तो फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे।